नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू उत्कर्ष इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बादलों के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बादलों के बारे में, बादल कैसे बनते हैं और उनके साथ में बादलों का हम वर्गीकरण करेंगे। कौन से बादल बरसते हैं, कौन से नहीं बरसते हैं, कौन से काले दिखते हैं, या ऐसे जितने भी प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे हैं बादलों से संबंधित, उन सभी की हम आज हम चर्चा करेंगे। और ये भूगोल का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कह सकते हैं भूगोल में जो मैं अभी नहीं पढ़ाया था, ये छूटा हुआ टॉपिक था, तो ये मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए। आइए इसको देखते हैं। भूगोल के बारे में हम देखेंगे कि बादल, ये इधर मैंने एक कह सकते हैं डायग्राम सा बना रखा है, तो आइए इसको आप देखिएगा। डायग्राम में आप, इसमें मैंने बादलों के बारे में बताया है कि किस किस ऊंचाई तक कौन कौन से बादल मिलते हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया है। तो दरअसल बादल बनते कैसे हैं, लेकिन सबसे पहले उससे पहले आप जानिए कि जलवाष्प, दरअसल जब सूरज की किरणें अर्थात जब पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है या जब सूर्य तप मिलता है, पृथ्वी का जब टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो कह सकते हैं जो वाटर बॉडीज़ हैं, मतलब कि वहाँ पर कोई जलराशियाँ हैं, उनमें क्या होता है कि वो गैस फॉर्म में ऊपर उड़ने लगती हैं, मतलब जलवाष्प के रूप में ऊपर चली जाती हैं। तो जब जलवाष्प के संघनन के फलस्वरूप जो दृश्यमान इकाई जो हमें देखने को मिलती है, उसे हम बादल कह सकते हैं। अर्थात जो कह सकते हैं कि जो जलवाष्प है, उनके संघनन के फलस्वरूप जो है वो बादल बनते हैं। ये बादल, पहली बात तो आप ये याद रखिए कि गैसीय फॉर्म में होते हैं, गैस के रूप में बादल में देखने को मिलते हैं। तो ऊंचाई के स्तर के आधार पर बादल कई प्रकार के हो सकते हैं, इनको लेकर के बादलों का वर्गीकरण किया गया। लेकिन जो सबसे पहले बादलों का वर्गीकरण करते हैं वो है ल्यूक हार्वर्ड। 1802 में इन्होंने बादलों का वर्गीकरण किया और बादलों के कई प्रकार बताए। वर्तमान समय में हम जब देखते हैं तो बादलों के वर्गीकरण के अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे कि 3 पार्ट में हम बादलों को डिवाइड करेंगे। 3 पार्ट कौन कौन से हैं? एक जो सर्वाधिक ऊंचे, फिर दूसरे मध्यम ऊंचाई के, तीसरे उससे सबसे नीचे बादल। 3 तरीके के बादलों को हम पढ़ेंगे। तो सबसे ऊंचे, नीचे से शुरू करते हैं। निचले मेघ, वे मेघ मतलब कि वे बादल जिनकी ऊंचाई 2000 मीटर मतलब 2 किलोमीटर तक की है, उनको हम रखते हैं। और जो मध्य मेघ में हम 2000 से 6000 मीटर मतलब 2 किलोमीटर से 6 किलोमीटर के बीच के बादलों को हम रखते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं ऊंचे मेघ, जिनको हम 6000 से 12000 मीटर की ऊंचाई तक हम रखते हैं, तो उनको ऊंचे मेघ कहते हैं। अब इनमें आपको ये याद रखना है कि जितनी भी मौसमी घटनाएं, जैसा मैंने पहले बताया था कि सब क्षोभ मंडल में ही होती हैं, तो ये याद रखिएगा ट्रोपोस्फियर में ही होती हैं। तो ये क्षोभ सीमा है, मतलब कि आप ये बॉर्डर लाइन आप देख रहे हैं, इसी के नीचे ही सभी क्रियाएं होती हैं। इसके ऊपर समताप मंडल है, एरोप्लेन वगैरह जो उड़ते हैं वो यहाँ पर समताप मंडल में उड़ते हैं, लेकिन जो ये पूरी घटनाएं इसी में होती हैं। तो इनमें आपको ये देखना है कि आखिर बादल कौन कौन से कैटेगरी में जो मैंने बांटा है उसमें कौन कौन से हैं। तो देखिए, निचले स्तर में सबसे नीचे स्तरीय मेघ स्टेटस बोलते हैं। वर्षा स्तरीय मेघ जो दूसरे नंबर पे आते हैं, वर्षा स्तरीय, वो निम्बो स्टेटस। फिर स्तरीय कपासी को स्ट्रेटोक्यूमुलस बोलते हैं, याद रखिएगा। फिर मध्य मेघ में देखेंगे तो अल्टो स्टेटस, उच्च स्तरीय मेघ। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं अल्टो क्यूमुलस, उच्च कपासी मेघ। फिर उसके ऊपर आएंगे तो देखेंगे सीरो स्टेटस, फिर सीरो क्यूमुलस, फिर सीरस बादल, मतलब पछाब स्तरीय, पछाब कपासी, पछाब मेघ। ये क्यूमुलोनिम्बस है, इनको हम अलग से बताएंगे कि ये कुछ विशेष प्रॉपर्टीज इनके अंदर हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा आगे हम चर्चा करेंगे। तो ये 3 तरीके के बादल हैं, जो मतलब कि 3 कैटेगरी में मैंने बांटा है, निचले, मध्य और ऊंचे। तो हम शुरुआत करते हैं, आखिर बादल जो बनते हैं तो आखिर बारिश कैसे होती, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे बारिश होती। बारिश होने के लिए सबसे पहले आपको सापेक्षिक आर्द्रता जानना होगा। आप जानते हैं सापेक्षिक आर्द्रता मतलब कि कह सकते हैं कि जब सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाती है तब वहाँ पर बारिश हो जाती है। मतलब कि कह सकते हैं कि निश्चित ताप पर आप देखें तो जो निश्चित ताप पर एक निश्चित, कह सकते हैं कि मतलब कि एक कोई एरिया ले लीजिए, मतलब कि क्यूब में ले लीजिए, कुछ भी एरिया ले लीजिए, निश्चित क्षेत्र में जो उसमें मतलब कि जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता उसमें जितनी है, उसको हम क्या कह सकते हैं, निश्चित ताप पर, टेम्परेचर पर, तो उसको हम बोलते हैं सापेक्षिक आर्द्रता। सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। तो दरअसल जब सापेक्षिक निश्चित ताप पर, जैसे ही ताप बढ़ता है तो जैसे ताप बढ़ेगा सापेक्षिक आर्द्रता घटती है, जब ताप घटेगा तो सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाएगी। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि दरअसल जब सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ती घटती कैसे, तो इसको आप समझने के लिए ये समझिए कि जैसे ही आप, एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं कि जैसे कोई चीज़ गर्म होती तो गर्म करने पर वो फैलती है, तो अणु जब दूर दूर
मॉलिक्यूल उसके दूर दूर चले जाएंगे तो उसमें जल ग्रहण करने की क्षमता, आर्द्रता मतलब कि वो बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही जब कोई चीज़ ठंडी होती तो सिकुड़ती है। हवा में भी आप देख लीजिए, गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है, हवा की मैं बात कर ही रहा हूँ। तो जब गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है मतलब फैलती है, और जो ठंडी होती है वो नीचे की ओर बैठती है मतलब वो सिकुड़ती है। तो जब ठंडी हो जाएगी तो इसमें जल ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाएगी। तो ये चीज़ याद रखेगा, जल ग्रहण करने की क्षमता ठंडे के टाइम पे, मतलब कि जो हवा ठंडी होगी, मतलब कि जो ठंडा इन्वायरमेंट होगा तो उसमें जल ग्रहण करने की क्षमता जो होगी वो क्या होगी, घट जाती है। टेम्परेचर जितना बढ़ेगा सापेक्षिक आर्द्रता उतनी घटेगी, टेम्परेचर जितना घटेगा सापेक्षिक आर्द्रता उतनी बढ़ जाएगी, मतलब जल ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो अब इसको समझने के लिए जैसे मैंने बताया है कि अब सबसे पहले बात करेंगे हम निचले मेघ की। निचले मेघ में आप ये याद रखें, निचले मेघ जैसे मैंने बताया स्तरीय मेघ, वर्षा स्तरीय और स्तरीय कपासी मेघ। तो देखिए इन मेघों की अगर जो हम बात करेंगे तो सबसे निचले मेघ होते हैं, सबसे निचले मेघ होते हैं। और इन मेघों में आप देखेंगे तो ये करीब आपको दिखेंगे काले कलर के, आप ब्लैक कलर के बादल आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन इनसे ज़्यादा बारिश नहीं हो पाती है। तो ब्लैक कलर के दिखते हैं, उसके भी हम कारण आपको बताएंगे कि काले क्यों दिखते हैं, और उसके बाद में बारिश इनसे क्यों नहीं होती उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि आखिर इनसे बारिश क्यों नहीं होती है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे, और काले क्यों दिखते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले आप जानते हैं कि वायुमंडल में आप देखेंगे तो वायुमंडल में आपको देखने को मिलता है कि वहाँ पर धूल कण वगैरह ये सब आपको देखने को मिलते हैं। धूल कण, धुआं वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसें, चूँकि गैसों का भी एक निश्चित दबाव होता है। गैसें क्या होती हैं, सतह के पास में थोड़ा जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे गैसें भी धीरे धीरे कम होती चली जाती हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो सर्वाधिक गैसें जो होती हैं या कहें धूल कण वगैरह, ये सब नीचे की ओर ज़्यादा होते हैं। धूल कण के साथ में जलवाष्प के मिश्रण से आप देखेंगे कि ये बादल जो हैं वो काले दिखते हैं, लेकिन ये बारिश नहीं कर पाते हैं क्योंकि नीचे की सतह पर टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादा होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे जैसे ऊंचाई पर आप जाते जाएंगे टेम्परेचर घटता जाता है, लेकिन चूंकि इनकी ऊंचाई कुछ खास ज़्यादा है नहीं, इसलिए इनका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है। और जब ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो सापेक्षिक आर्द्रता क्या होगी, मान लीजिए 60 है, 70 है, 80 है, या मान लीजिए और नीचे 50 है, इतनी रहती है। तो इतनी रहती है। अब बारिश होने के लिए 100% चाहिए, 100% चाहिए। अब 100% में आप जैसे 100% मैंने बताया, अब इसमें और आर्द्रता डाल दी जाएगी, बस बारिश होना शुरू हो जाएगी। तो यही चीज़ें हैं कि यहाँ पर इनकी जो सापेक्षिक आर्द्रता है वो मैं एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। सापेक्षिक आर्द्रता के बारे में, आर्द्रता के बारे में हम आपको पूरा विस्तृत रूप से निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्षिक आर्द्रता, इनके बारे में आपको चर्चा कर देंगे। तो इनकी सापेक्षिक आर्द्रता 100% तो हो नहीं पाती है, लेकिन इनके पास नमी है। लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके से टेम्परेचर अधिक होने की वजह से सापेक्षिक आर्द्रता 100 नहीं हो पाती, इसलिए बारिश नहीं कर पाते हैं। ये दिखते कैसे हैं, काले कलर के दिखते हैं, याद रखिएगा इनको। अब हम बात करेंगे मध्य मेघ की, जिनकी ऊंचाई 2000 से 6000 मीटर तक है। ये हल्के से भूरे कलर के आपको देखने को मिलेंगे। जो भी मैं बता रहा हूँ बादलों के बारे में, आप उनको स्क्रीन पर आप अपने देख सकते हैं बादलों के बारे में। तो ये जो मध्य मेघ हैं इनमें उच्च स्तरीय, उच्च कपासी मेघ होते हैं। सर्वाधिक बारिश इन्हीं मेघों से आप देखने को इस बेल्ट से होती है। यहाँ पर बारिश काफ़ी इन्हीं मेघों से होती है, क्योंकि आप देखेंगे कि इनमें आप देखेंगे तो नमी भी है, मतलब कि इनके पास कह सकते हैं जलवाष्प भी है। और साथ साथ में आप देखेंगे तो इनकी ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती है ना, तो टेम्परेचर भी घटता है। जब टेम्परेचर घटता है तो सापेक्षिक आर्द्रता भी क्या होती है, वो बढ़ती है। जैसे ही सापेक्षिक आर्द्रता 100% होती है, सापेक्षिक आर्द्रता 100% होने के बाद में जब उनमें और आर्द्रता अधिक हो जाती है तो फिर बारिश होना शुरू हो जाती है। तो ये क्या होती है, इन वाले बादलों से सर्वाधिक बारिश इन्हीं से होती है, जो मध्य मेघ है, जिनकी ऊंचाई 2000 से 6000 मीटर तक है, मतलब 2 से 6 किलोमीटर के बीच में होती है। उच्च स्तरीय मेघ, उच्च कपासी मेघ, इनको याद रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न आता है सर्वाधिक बारिश, तो ये उच्च कपासी या उच्च स्तरीय मेघों से सर्वाधिक बारिश, मध्य मेघ जो होते हैं उनसे सर्वाधिक बारिश यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। इसके ऊपर के जो बादल हैं जिनको बोलते हैं ऊंचे मेघ, जो सर्वाधिक हाइट पे होते हैं, अपर क्लाउड जिनको बोल सकते हैं, तो सीरो स्टेटस, सीरो क्यूमुलस और सीरस बादल, जिनमें सीरस सर्वाधिक ऊंचाई पर होते हैं। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से बादल सर्वाधिक ऊंचाई पर होते हैं, तो आप याद रखिएगा सीरस बादल सर्वाधिक ऊंचाई पर होते हैं।
उसके नीचे जब हम देखेंगे तो सीरो क्यूमुलस, उसके नीचे फिर आएंगे तो सीरो स्टेटस हैं। 3 तरीके के बादल हैं और सर्वाधिक ऊंचाई पर, लेकिन इनसे बारिश नहीं होती है। याद रखिएगा, इन बादलों से बारिश नहीं होती है। बारिश, पहली बात तो ये बिल्कुल सफ़ेद चादर की तरह दिखते हैं, सफ़ेद चादर की तरह, इनसे बारिश नहीं होती है। बारिश क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये काफ़ी ऊंचाई पर हैं, हाइट भी अच्छी खासी है, हाइट ज़्यादा है, तो इसका मतलब है टेम्परेचर भी लो होगा, तो सापेक्षिक आर्द्रता भी इनकी 100% हो जानी चाहिए। लेकिन फिर ये बारिश यहाँ पर, फिर भी ये बारिश क्यों नहीं कर पाते हैं, उनके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। आखिर जैसे मैंने बताया कि सापेक्षिक आर्द्रता मतलब कि आर्द्रता भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आर्द्रता जो है वो है ही नहीं, और टेम्परेचर कितना भी आप लो कर लीजिए, टेम्परेचर कितना भी लो होगा, आर्द्रता का होना भी ज़रूरी है। अगर जो आर्द्रता ही नहीं है, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में जब आर्द्रता बिल्कुल नहीं होगी, तो टेम्परेचर आप कितना भी लो कर लीजिए, फिर उसमें बारिश नहीं हो सकती है, क्योंकि टेम्परेचर ही नहीं है उतना। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सीरस बादल हल्के से मतलब सफ़ेद कलर के चादर के जैसे दिखते हैं, कह सकते हैं इनमें हल्के से क्रिस्टलीय आप फॉर्म में आप देखेंगे तो हल्के से आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा ये बर्फ़ की चादर के जैसे दिखते हैं, और जब सूरज की किरणें इनमें पड़ती हैं तो ये क्या होते हैं, सफ़ेद कलर के देखते हैं। लेकिन चूँकि इनका कह सकते हैं कि जो इनकी मोटाई होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती है, पतली होती है, इसलिए सूरज की किरणें छन करके इनसे आर पार आ सकती हैं। रात के समय में भी आप चंद्रमा को जब आप देखेंगे तो चंद्रमा आपको दिखे भी और धुंधला दिखे, तो वो इन्हीं बादलों की वजह से ऐसा होता है। याद रखिएगा, इनकी सापेक्षिक आर्द्रता मतलब कि पहली बात तो 100% हो नहीं पाती, उसके पीछे कारण यही है कि सापेक्षिक आर्द्रता नहीं होने के पीछे कारण ये कि इनके पास आर्द्रता है ही नहीं। आर्द्रता नहीं होने की वजह से टेम्परेचर डाउन भी रहता है, लेकिन फिर भी बारिश नहीं होती है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और नमी इनके पास इतनी ऊंचाई तक नहीं हो पाए, धूल कण वगैरह भी आप देखेंगे तो यहाँ पर नहीं हो पाते, धूल कण वगैरह भी यहाँ पर कुछ खास ज़्यादा नहीं पहुँच पाते हैं। उसमें चूँकि बारिश होने के लिए धूल कण वगैरह इन सब की ज़रूरत होती है, तो इस वजह से यहाँ पर बारिश वगैरह नहीं हो पाती। याद रखिएगा, ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर बारिश नहीं हो पाती। तो आइए देखते हैं इन बादलों को। तो मैंने देखा कि सीरस हैं, सीरो क्यूमुलस हैं, सीरो स्टेटस हैं, लेकिन अब थोड़ा सा इन सबसे इतर एक बादल है जिनको हम बोलते हैं कपासी वर्षा बादल, जिनको हम बोलते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड क्या होते हैं? इनकी प्रकृति कुछ उल्टी होती है। ये देखिए तो सब आपको क्षैतिज दिखेंगे, लेकिन ये वाले लंबवत ऊर्ध्वाधर आपको बादल देखने को मिलते हैं। इन बादलों की खासियत ये है कि ये क्या होते हैं कि ऊर्ध्वाधर प्रकृति के रूप में बनते हैं। तो ऊर्ध्वाधर कैसे बनते हैं, इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। दरअसल आप जानते हैं कि जब ज़्यादा गर्मी होने लगती है, विषुवत रेखीय क्षेत्र में ले लीजिए या कर्क मकर के क्षेत्र में जहाँ पर सूरज लंबवत चमकता हो, या इन क्षेत्रों में आप जब देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें तो मान लीजिए मैं बात करता हूँ विषुवत रेखा की, नहीं कर्क रेखा की, चलिए बात करते हैं कर्क रेखा की हम बात करते हैं। तो जब कर्क रेखा की बात करेंगे तो सूरज यहाँ पर कम लंबवत चमकेगा। तो आप जान रहे हैं कर्क रेखा पर सूरज जून के आसपास चमकेगा। तो जून में जब चमकेगा तो सीधी बात है कि यहाँ पर गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी। गर्मी ज़्यादा बढ़ने की वजह से कन्वेक्शन करंट ऊपर उठती हैं, तो संवहनी धाराएं ऊपर उठती हैं। संवहनी धाराएं चूँकि यहाँ पर नमी क्षेत्र जहाँ मान लीजिए कोई भूखंड है, भूखंड के पास में कोई आसपास के क्षेत्रों में समुद्री क्षेत्र है, तालाब है, पोखर है, झील है, झरना है, नदी इत्यादि चीज़ें हैं, तो इन वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जब उनसे भी नमी खींचते, तो नमी के साइड में जब ऊर्ध्वाधर तरंगे, चूँकि हवा गर्म हुई, हवा गर्म होने से वो ऊपर की ओर उठती है, तो जब हवा ऊपर की ओर उठेगी तो उसके साथ में नमी भी होती। नमी ऊपर उठने की वजह से बादलों का निर्माण जो होता है, जो बादलों की प्रकृति होती है, वो क्या होती है, ऊर्ध्वाधर होती है। तो ये चीज़ याद रखेगा। अब इन बादलों की प्रकृति कुछ ऐसी है कि ये बादल काफ़ी ऊर्ध्वाधर होने की वजह से इन बादलों में तीनों बादलों के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो निचले हों, मध्य हों, ऊंचे हों, इन तीनों बादलों की प्रकृति इनमें देखने को मिलती है। इन बादलों से काफ़ी ज़्यादा बारिश भी होती है, तीनों के लक्षण हैं इनमें। तो ये कह सकते हैं कि ऐसे कौन से बादल होते हैं जिनमें सभी तरीके के लक्षण विद्यमान होते हैं, मतलब तीनों बादलों के जो वर्गीकरण के अंतर्गत बादलों के सभी लक्षण विद्यमान होते हैं, तो वो है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। इनमें सर्वाधिक बारिश इन्हीं बादलों से होती है, ये चीज़ याद रखेगा। और हम इन बादलों की अगर जो बात करेंगे, ये सब चीज़ें तो आप समझ गए, लेकिन बिजली कड़कना आपके अभी समझ में नहीं आया होगा कि आखिर देखते नहीं कि बादल में आप देखेंगे बिजली कड़कती रहती है। कभी देखिए बिजली गिर गई, बिहार में, यूपी में आए दिन पेपरों में निकलने को मिलता है कि बिहार बिजली गिरने से 10 लोगों की मौत, 20 लोगों की मौत, ऐसा चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं।
तो आखिर बिजली कड़कने की अगर जो हम बात करेंगे तो आखिर ये बिजली कैसे कड़कती उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बिजली कड़कने के पीछे भी एक थोड़ा सा समझ सकते हैं, इन्हीं बादलों की हेर फेर है। आइए इसको थोड़ा समझते हैं कि आखिर इन बादलों की वजह से बिजली का कड़कना कैसे होता है। तो आइए देखते हैं। दरअसल जब मैंने बताया कि संवहनी धाराएं ऊपर की ओर उठती हैं, मतलब कि वो गर्म धाराएं हैं जो ऊपर की ओर उठ रही हैं, तो सीधी बात है गर्म ऊपर की ओर उठेगी। गर्म जब ऊपर की ओर उठेगी तो ठंडी वाली जो ऊपर ठंडी वो नीचे आएगी, वो क्या होगी, नीचे आएगी। गर्म ऊपर की ओर जा रही, ठंडी नीचे की ओर आ रही, मतलब कि क्या हो रहा है कि चक्रीय क्रम तो कह सकते हैं चल रहा है, लेकिन ये कोई गोलाकार में चक्रीय क्रम नहीं होता है। इनमें होता है कि जो जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने बताया कि ये एक ऊपर की ओर उठ रही है, एक नीचे की ओर आ रही है, तो इसमें ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं होता है कि बिल्कुल ये बिल्कुल नाक की सीध में जाएगी और वो बिल्कुल ऐसे जाएगी। ये दोनों आपस में टकरा जाती हैं, मतलब कि जो धाराएं जो ऊपर की ओर उठ रही हैं, जो ऊपर से नीचे की ओर आ रही हैं, इनमें क्या होता है कि दोनों आपस में टकराने की वजह से, जैसे ऊपर आपस में टकरा गई, ये थोड़ा इधर चली गई, वो इधर चली गई। दाब का खेल है, दाब के क्षेत्र में इधर उधर जैसे होता है तो तुरंत क्या होती है, धाराएं इधर उधर बदल जाएंगी। तो इससे क्या होता है कि जब ये इधर उधर बदलने, मतलब कि आपस में टकरा गई, जैसे टकराते हैं तो ना कह सकते हैं आयनों की वजह से ऐसा होता है कि बिजली कड़कने को हमें देखने को मिलती है। तो अगर जो नीचे वाली धारा ज़्यादा है तो क्या होती है, अगर जो नीचे कुछ पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज ऐसा कुछ होता है या तो वो बिजली फिर नीचे भी गिर जाती है। ज़्यादा नीचे स्तर पे होगा तो फिर नीचे भी आपको देखने को मिलेगी, उसका प्रभाव आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये होता है बिजली का कड़कना। बिजली जब कड़केगी तो थोड़ी देर में आवाज़ भी आती है। बिजली जैसे आप बिजली कड़की उसके थोड़ी देर बाद आवाज़ आई, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि बिजली कड़कती है तो प्रकाश का जो वेग है वो तेज होता है और जो ध्वनि का वेग है वो धीमा होता है। इसलिए बिजली कड़कने की लाइट पहले आती है, आवाज़ बाद में सुनाई देती है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ये सभी है जो मैंने बताया आपको, ये इन बादलों के बारे में आप थोड़ा सा अध्ययन कीजिएगा। बाकी कुछ खास इंपॉर्टेंट्स बादलों में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन जो एक समझने के तौर पर आप इनको आप समझ सकते हैं कि ये बादल कैसे कैसे होते हैं और इनका निर्माण कैसे कैसे होता है, इन सब के बारे में। तो ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर जब हो जाते हैं ठंडी ज़्यादा बढ़ जाती है, सापेक्षिकता 100 हो गई, ठंडी भी है, तो क्या होगा फिर वो आप देखेंगे कि पत्थर पड़ना शुरू हो जाते हैं। आप देखे नहीं है कि आप ओलावृष्टि होने लगती है, ये सब चीज़ें होने लगती हैं। तो ये सब चीज़ें आप देखने को मिलती हैं। सापेक्षिक आर्द्रता का ही पूरा खेल है। सापेक्षिक आर्द्रता का ही, आर्द्रता और सापेक्षिक आर्द्रता का ही पूरा खेल है, इसमें आप याद रखिएगा। तो फिलहाल उम्मीद करता हूँ बादलों का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इन बादलों को आप पढ़िएगा अच्छे से। और सबसे ज़्यादा बारिश इन बादलों से, ये काले क्यों दिखते हैं वो भी मैंने बता दिया, ये सफ़ेद क्यों दिखते हैं वो भी मैंने बता दिया। और इन बादलों की भी कुछ खासियत है, जैसे आप देखेंगे तो इन बादलों में देखने को मिलता है कि वैसे तो एक पतली लेयर में होती है, लेकिन जब ज़्यादा बड़े स्तर पर हो जाते हैं तो कह सकते हैं मौसम ख़राब होने के सूचक भी हैं, चक्रवात आने के भी कारण ये बन सकते हैं। थोड़ा सा ऐसा इन बादलों में भी देखा जाता है। एक चक्रवात जब छट जाता है, मौसम साफ होने लगता है, तब ये बादल भी देखने को मिलते हैं। इनके आगे काफ़ी लो प्रेशर बनता है और काफ़ी लंबी दूरी तक ये चले जाते हैं। तो ये सब बातें हैं जो मैंने बताया आपको। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये लंबवत हैं, ये ज़रूर आप याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। भूगोल के जो कुछ छूटे हुए टॉपिक हैं, बाकी आप वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको विस्तृत रूप से इसके बारे में जानकारी दी है। सब कुछ कंप्लीट है। ज्योग्राफी में देखेंगे तो कुछ छूटे टॉपिक हैं जिनको मैं लेके आया हूँ। एक जनजाति का वीडियो छूटा है, जैसे मैंने आर्द्रता आपको नहीं बताया था, तो आर्द्रता के बारे में भी हम एक वीडियो आपके लिए बना देंगे। आर्द्रता के बारे में कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखते हैं कि आर्द्रता, सापेक्षिक आर्द्रता भी आपको देखने को मिलती है कि पेपर वगैरह में आप देखते हैं कि सापेक्षिक आर्द्रता इतनी, सापेक्षिक आर्द्रता उतनी है, या ऐसा कुछ आता है। आपके दिमाग में भी कई चीज़ें चलती हैं। क्योंकि मैंने इसमें बताया सापेक्षिक आर्द्रता के मापन की विधि भी मैं आपको बताऊंगा कि 100% आखिर हो कैसे रहा है, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद।